आपका सही अरोड़ा है कि अरोड़ा? हाँ, वो कभी सबका अपना वो रहता है। नमस्कार, मैं फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नवभारत टाइम्स आपके लिए बहुत ही एक ज़रूरी विषय लेके आया है। टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो अलग अलग इश्यूज हैं। इस समय जो टैक्स सीजन जैसा चल रहा है, हमेशा ऐसा है कि अप्रैल 2018 से लोग शुरू नहीं कर पाते हैं और 2019 में जैसे ही 31 मार्च की डेडलाइन नज़दीक आती है, आनन फानन में लोग अपने टैक्स सेविंग से जुड़े इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखते हैं और कई बार गलत निवेश भी कर बैठते हैं। ये टाइम ऐसा होता है सर कि बहुत लोगों के पास कॉल्स आते हैं, बहुत सारे एजेंट्स, सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से पुश करते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपनी 2 लाख की टैक्स सेविंग करना चाहता है 2 लाख रुपए तक की, उसके लिए कई बार गलत प्रोडक्ट में भी फंस जाता है। टैक्स सेविंग की तरफ एक आकर्षण होना वाजिबी है, लाजिमी भी है, लेकिन कई बार गलत इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। इसीलिए ये विषय बहुत ही जरूरी और सही समय पर लेके आए हैं। जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च अभी भी आपके लिए सही समय है कि आप सही विकल्प को तलाश कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने 2 एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। हमारे बीच हैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ विनीत अरोड़ा जी। नमस्कार विनीत जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच मशहूर टैक्स एक्सपर्ट हैं बलवंत जैन। इनके कॉलम अलग अलग मीडिया प्रकाशन समूहों में आते हैं, काफ़ी सारे शोज भी करते हैं और इनकी जो बातें हैं लोगों तक सीधे पहुंचती है, इसलिए हम बलवंत जी को आज आपके साथ में जोड़ रहे हैं। तो हम इस मुद्दे को शुरुआत करने से और जो हमारे रीडर्स जुड़े हैं उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने सवालों को बेखौफ होके, बेफिक्र होके, किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा हो, कहीं पे आपको लगा हो कि उस प्रोडक्ट में आपको समस्या हो रही है, तो आप सीधा हमारे एक्सपर्ट से पूछिए। मैं आपको ये जरूर वादा करती हूँ कि आपको अपने सवालों के सही जवाब मिलेंगे। तो बलवंत जी, हम विनीत जी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसको टेक इन्वेस्ट, इस समय जनवरी का टाइम है और ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के बारे में पूछ रहे हैं और एक आम आदमी के मन में थोड़ा सा प्रेशर है कि अब उसको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देना है तो उसे जल्दी ही कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, भले वो स्मॉल सेविंग स्कीम हो, एनपीएस हो या इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट हो या बाजार से ऐसे कुछ विकल्प हो जहाँ उसे रिटर्न भी मिल सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा इस समय एक माहौल के अंदर एक गर्मी पैदा हो गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम बलवंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स सेविंग का ये जो समय है, इसको किस तरीके से, सही तरीके से व्यक्ति इस्तेमाल करे कि उसका डिडक्शन जो है उसको भी उसका फायदा मिल सके और उसको वो फंसे भी नहीं और उसको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। क्या क्या इस समय बेस्ट तरीके हैं? सुधा जी, आपने एक बात तो एकदम सही बताई कि लोग जल्दबाजी में जो कुछ प्रोडक्ट होती है वो खरीद लेते हैं और नॉर्मली अपनी जो भारतीय लोगों की मानसिकता है, जब तक डंडा नहीं पड़ता है तब तक हिलते नहीं है। तो अपनी जो प्लानिंग है वो 11th आवर की होती है। तो अभी भी वैसे जैसे कम से कम 2.5 महीने हैं, तो आपके पास में कुछ विकल्प है जिसमें आप निवेश करके टैक्स का फायदा ले सकते हैं। और ये आप किस में निवेश करेंगे वो सुधा जी डिपेंड करता है आपकी क्या एज है, आपकी क्या इनकम है और आप किस गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है कि आप जब भी निवेश करें आपके सामने गोल होना चाहिए। आपका जो हर एक निवेश है वो कोई ना कोई गोल से बंधा हुआ होना चाहिए। अभी इस समय आपको अगर निवेश करना है, अगर कोई व्यक्ति जब कैरियर शुरू किया है या 5-10 साल कैरियर में है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा। कोई अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए चॉइसेस लिमिटेड है, उसके प्रोडक्ट अलग है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी ने कैरियर शुरू किया है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकता है, परंतु चूंकि 3 महीने है, इक्विटी प्रोडक्ट है, एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, तो वो अभी डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें 8.7% का इंटरेस्ट है, हर 3 महीने इंटरेस्ट मिलता है और चाहे तो जो 5 साल की फिक्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है
उसमें भी निवेश कर सकता है। जो व्यक्ति ने अभी कैरियर शुरू किया है वो निवेश करे, उसके पहले ये जरूरी है कि अपनी जो इनकम है उसके ऊपर कोई व्यक्ति अगर निर्भर है तो उनकी सुरक्षा निश्चित कर ले। तो मेरी राय रहेगी कि निवेश करने के पहले वो पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस जरूर ले। बिल्कुल। जैसे कि सर बता रहे हैं कि इस समय सबके गोल अलग अलग होने चाहिए, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर इस समय गोल है टैक्स बचाना और इन्वेस्टमेंट करना, ये हकीकत है। तो इस हकीकत को ध्यान में रखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा जरूरी भी है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो जरूरी भी है और पुश प्रोडक्ट भी माना जाता है, तो व्यक्ति ज्यादातर फंस भी जाते हैं। तो मैं अमिनीत जी आपसे जानना चाहूंगी कि इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस से लगाकर बाकी यूलिप से लगाकर कितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां वो अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है? देखिए, जैसे बिल्कुल सही बताया बलवंत जी ने कि लोग इस समय आकर के जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, आपने भी यही चीज बताई, और उसके चक्कर में कई बार वो गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसके लिए वो फंस जाते हैं। बट हमें हमेशा प्रोडक्ट लेते हुए अपने गोल का ध्यान रखना चाहिए और हम किस स्टेज में हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। इंश्योरेंस के पास भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं टैक्स बचाने के। अब जैसे कि अगर आप यंग हैं और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका परिवार आप पे निर्भर है, आपकी इनकम पे निर्भर है, तो सबसे पहला काम है कि हम अपने लाइफ के ऊपर एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान ले लें। ये सबसे पहले लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई निवेश भी शुरू करे, सबसे पहले आदमी को एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी निर्भर फैमिली है, व्यक्ति है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये क्या प्लान इसमें भी टैक्स में छूट मिलती है? इस प्लान में पूरी छूट मिलती है टैक्स के अंदर, ये किसी बहुत के सवाल। अंदर। तो टर्म प्लान लेकर के टैक्स में पूरी छूट मिलती है। और अगर हमने टर्म प्लान ले लिया है अपने इनकम के हिसाब से, इसमें भी है कि कितना कवर लेना चाहिए। कई बार ये अगला सवाल आता है कि मैं टर्म प्लान लूँ तो कितना बड़ा कवर लूँ। तो नॉर्मली थंब रेशियो कहते हैं इसको, हम बोलते हैं एक रूल होता है कि जितनी आपकी इनकम है उसके आप अपनी एज के हिसाब से, तो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, आप 30 इयर्स के हैं या 25-30 इयर्स के बीच में हैं, तो आप अपनी इनकम का 20 गुना से 25 गुना तक का कवर आपको लेना चाहिए। अगर आप 40 के आसपास हैं तो मे बी 10 गुना भी चलेगा या 15 गुना भी चलेगा। बट इस रेंज में अगर आप लेंगे तो आप अप्रोप्रिएटली कवर कर रहे हैं जितना आपके इनकम का डेफिसिट अगर हो सकता है, और ये सारा का सारा प्रीमियम जो आप देंगे वो आपको 80C का रिबेट के लिए मिलेगा, के लिए लागू होगा। दूसरे जो इंश्योरेंस के प्लान हैं वो हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरह के प्लान्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो आते हैं। उसके अंदर यूलिप होते हैं और ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं। अब इंश्योरेंस के प्लान में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस के प्लान के द्वारा, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई ऐसा गोल है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, मैं जब लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 8 से 10 साल की अगर दूरी पे वो गोल है, उसके लिए अगर हम इंश्योरेंस प्लान लेंगे, चाहे यूलिप लेंगे चाहे ट्रेडिशनल प्लान लेंगे, तो वो हमारे को अप्रोप्रिएट रिटर्न दे। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल के लिए इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो कई बार हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस हमें लॉन्ग टर्म गोल के लिए लेना चाहिए। तीसरा जो एक है, जो एक अलग सेक्शन में आता है, जो शायद बलवंत जी और इस पर रोशनी डाल सकते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स, जिसका एक अलग सेक्शन है, अलग लिमिट है। इसमें भी क्या है कि जैसे हम लोग जब सैलरीड क्लास हैं और हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी ने हमारे को एक इंश्योरेंस कवर दे दिया है तो वो काफ़ी है हमारी फैमिली के लिए, वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि हम कितने लोग हैं, क्या हमारी पूरी फैमिली कवर होती है, क्या खाली सिंगल पर्सन कवर होता है, और अगर कुछ हो गया तो कितना हमारे को मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन का कवर चाहिए, एंड उसके हिसाब से भी एक प्लान लेना चाहिए। हमारी राय ये रहती है कि यूजुअली लोगों को एक मेडिकल प्लान अपना खुद लेना चाहिए, चाहे वो टॉप अप ही क्यों ना हो, पर एक लेना चाहिए, ताकि उसके द्वारा अगर कोई भी हम बोलते हैं कि आदमी के एक वेल्थ क्रिएशन में 2 ही बाधाएं आ सकती हैं, एक बीमारी की बाधा आ सकती है और एक लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे हम बोलते हैं कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें किसी की से दुर्घटना टाइप या कुछ हो के किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो एक बाधा आ सकती है जिसमें गोल्स जो है हमारे मीट ना हो। इन दोनों के लिए कवर करना जरूरी है। बलवंत जी, जैसे इन्होंने बताया कि इंश्योरेंस के अलग अलग टर्म प्लान है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है और साथ में यूलिप के बारे में बताया, तो आपसे मुझे जानना है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है और उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करके, क्या टर्म प्लान से कितना वो मैक्सिमम बचा सकता है, क्या बाकी का पैसा क्या यूलिप में डाल के एक साथ वो
इन्वेस्ट कर ले और कैसे अपना डिडक्शन पाए, तो किस तरीके से वो एक गणना करे कि जिसकी सैलरी अगर यहाँ इस स्लैब में है तो उसका इतना टैक्स होगा। एक हम उदाहरण स्वरूप समझाएं, क्योंकि बहुत सारे नए जॉब में जाने वाले लोग हैं और उनके पास लिक्विडिटी उतनी होती नहीं है, और क्योंकि इस समय टैक्स सेविंग, टैक्स इन्वेस्टमेंट का टाइम है, तो उनको प्रोडक्ट भी समझ नहीं आते, तो किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करें। विनीत जी ने जो टर्म प्लान के बारे में बताया, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि अगर संभव है आपके लिए तो आप ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदिए, वो चीपर रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं होती है। दूसरा जो आप कह रही है कि आपको कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो विनीत जी ने बता दिया कि आपके इनकम का डिपेंडिंग ऑन योर एज लेना चाहिए। और चूंकि टर्म इंश्योरेंस और स्पेशली ऑनलाइन टर्म प्लान बहुत सस्ता होता है, मतलब आप 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस 3,500-4 हजार रुपए में, मेरी सही है मेरी कैलकुलेशन, 1,000 रुपए आप ऊपर नीचे कर 7,000 रुपए में आ जाएगा। हाँ, तो इतना पैसा किसी के लिए भी निकालना मुश्किल। डिडक्शन कितना मिलेगा उससे? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एक सेक्शन है ATC, उसमें कुल मिला के 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। पर उसमें सुधा जी बहुत सारी आइटम है, जैसे ये टर्म प्लान आ गया, मतलब इंश्योरेंस आ गया। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को आप पेमेंट करते हैं, भले वो आप टर्म प्लान के लिए करते हैं, यूलिप के लिए करते हैं, कोई ट्रेडिशनल प्लान खरीदते हैं, इवन आपको एन्युटी प्लान वगैरह खरीदते हैं, वो आ गया। आप होम लोन का रीपेमेंट करते हैं, वो भी इसमें आ गया। NPS का जो NPS दूसरे सेक्शन में आता है। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, PPF है, आप बच्चों की फीस भरते हैं, NSC है। इसके अलावा जैसे टैक्स सेविंग FD है, सीनियर सिटीजन का जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, बहुत सारी है। तो ये एक्चुअली क्राउडिंग हो जाता है। 1.5 लाख रुपए में तो नॉर्मली लोगों का बहुत सारा छूट जाता है। तो हाँ, नॉर्मली नया जो कैरियर शुरू किया तो उसको सबसे उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अपनी लाइफ कवर करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है या अगर कोई उसके ऊपर लोन की लाइबिलिटी, जैसे किसी ने होम लोन लिया है, तो सबसे होम लोन लेने के साथ साथ कम से कम होम लोन की अमाउंट जितना टर्म प्लान जरूर खरीद लेना चाहिए, जिससे उसके जो उत्तराधिकारी है वो घर को इनहेरिट करे, लोन को इनहेरिट नहीं करे। तो इसका मतलब जो प्रीमियम हम देंगे टर्म प्लान के लिए, वो प्रीमियम आपके टैक्स की छूट में, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 1.5 लाख रुपए तक, मतलब अगर आपने सिर्फ इंश्योरेंस ही खरीदा है, जैसे आप यूलिप खरीद लिया है या ट्रेडिशनल प्लान खरीद लिया और वही अगर 1.5 लाख हो गया, तो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये पूरा एक बकेट है, बकेट के अंदर कितनी सब आइटम मिला के आपका खर्चा कितना भी हो, पर ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी जो आइटम आती है, एक सेक्शन 80CCD1 है, जिसमें आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं NPS अकाउंट में, वो भी 1.5 लाख की लिमिट में है। कि ये जो 1.5 लाख की लिमिट है वो सेक्शन 80CCE के तहत है। 80CCE कहता है कि जो आपका सेक्शन 80C जो मैंने सब आइटम गिना दी, 80CCC जो एन्युटी प्लान है और 80CCD1 है, उसमें कुल मिला के आपको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा NPS, क्योंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 2 साल पहले, 80CCD1B। उसमें आपको 50 NPS के लिए 50,000 आप NPS में अलग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर 2 लाख के अलावा 1.5 लाख के अलावा तो 1.5 लाख रुपए आपने ATC और दूसरी जो 80CCD और 80CCC तीनों का मिला के जो लिमिट है वो एक बकेट तैयार होगी। अब 50,000 में आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, वो NPS है। बस, मतलब लो या छोड़ो। NPS में अगर आपने 50,000 नहीं डाला तो आप वो 50,000 अपने से क्लेम नहीं कर सकते, परंतु 1.5 लाख में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। मतलब अगर आप NPS का अकाउंट नहीं खोला, आप सिर्फ PPF में डाल दीजिए 1.5 लाख रुपया, या आपका होम लोन का रिपेमेंट कर दीजिए, NSC खरीद लीजिए। दूसरा जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट, वो सेक्शन 80D के तहत है, जो आप मेडिकल, जैसे मेडिक्लेम बोलते हैं पॉपुलर लैंग्वेज में, जो मेडिक्लेम का जो प्रीमियम आप भरते हैं उस पर आपको आपका और आपके फैमिली मेंबर का 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। उसके अंदर एक 5,000 का अलग से डिडक्शन है। आप जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अपन जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप कराते हैं, उसके लिए 25,000 के अंदर 5,000 का ये लिमिट है। यह नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का लिमिट हो जाता है ये सीधा।
इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के लिए भी अलग 25,000 का लिमिट है अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है। और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या अगर आप भी सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक का मेडिक्लेम का प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके अंदर 5,000 रुपए का आपको ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट है। एक मिनट इस परंतु अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके पास में मेडिक्लेम का पॉलिसी नहीं है कोई भी, तो आप जो डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे आपकी बीपी की दवाई है, ब्लड प्रेशर, बीपी है, शुगर है, जो भी दवाई है, उसका 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। परंतु मतलब इसमें ऐसा है सुधा जी कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और प्रीमियम भले ही 5,000 रुपये भरते हैं तो सिर्फ आप 5,000 ही क्लेम कर सकते हैं। अच्छा। ये दवाई का खर्चा नहीं कर सकते, दो में से एक ही आप ले या तो आप सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लो या दवाइयों के बिल के अगेंस्ट में आप टैक्स डिडक्शन ले। और इसके अलावा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसमें भी जो आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं उसका भी डिडक्शन आप सेक्शन 80D में कर सकते हैं। अच्छा विनीत जी, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं एटीसी में, तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोकप्रिय तरीके हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में, जिसमें पीपीएफ है, एनएससी है, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट है बैंक की, और इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट के दूसरे विकल्प जो मार्केट से जुड़े हैं जिनमें काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है, उसमें यूलिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएलएसएस है काफी, और एनपीएस जैसे सर ने बताया वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ स्मॉल सेविंग स्कीम्स जितनी है उसके साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो दूसरे यूलिप या ईएलएसएस हैं ये लोगों के लिए कितने फायदेमंद है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट को करते वक्त किस चीज का ध्यान रखें? देखिए, जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो स्कीम हमारे को एक फिक्स रिटर्न देती है। उसमें हमें पता है कि हमने इतना निवेश किया तो हमारे को इतना मिलेगा जब हमारा निवेश का पीरियड खत्म हो जाएगा। और जो आपके यूलिप हैं या ईएलएसएस हैं या बाकी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर जो रिटर्न है वो मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे को दोनों जो है बिल्कुल अलग कैटेगरी में आते हैं, और हम किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हमारे को बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा हम अभी डालेंगे और आज से 5 साल के बाद हमारे को इतना पैसा चाहिए वापस, और 5 साल के बाद हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाएंगे अगर मार्केट का कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तो बेहतर है कि हम फिक्स्ड इनकम के किसी छोटे स्मॉल सेविंग के इंस्ट्रूमेंट में डालें। पर अगर हमें ये है कि ठीक है हम डाल रहे हैं 5 साल के लिए, बट अगर मार्केट का कुछ उतार चढ़ाव हुआ हम थोड़ा और रुक सकते हैं, उस समय साल भर रुक सकते हैं, 6 महीने रुक सकते हैं, ताकि मार्केट अगर वापस, क्योंकि मार्केट का साइकिल चलता है तो वापस रिकवर कर जाए, तो फिर हमें मार्केट लिंक रिटर्न में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ओवरऑल रिटर्न बेहतर बनते हैं। क्योंकि मार्केट के रिटर्न जो होते हैं, जैसे रिस्क रिटर्न का एक पैरामीटर होता है, मार्केट के रिटर्न फिक्स इनकम से हमेशा ज्यादा बनते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर ये क्या, ये साइक्लिकल होता है, कभी कभी मार्केट में एक उतार का साइकिल आता है, कभी चढ़ाव का साइकिल आता है, तो इसलिए उसमें पेशेंस और हमारे पास एक एपेटाइट होनी चाहिए कि हम रुक सकें। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने आप की एपेटाइट देख करके हमें निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो यूलिप में है वो 5 साल का है, और अगर कोई यूलिप स्कीम नहीं चलती है तो लोग इसको शिफ्ट भी नहीं करवा पाते हैं, स्विच भी नहीं कर पाते हैं, और उनके रिटर्न्स जो है कंटिन्यूस, उनको लगता है कि फर्स्ट ईयर में इतने सारे चार्जेस हैं, कई बार तो काफ़ी सारे चार्जेस है कि उन्होंने जितना मूल पैसा लगाया था उससे भी काफ़ी कम पैसा उन्हें दूसरे तीसरे साल दिखाई देता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान जब हम लेने जाएं तो हमारे को थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन से लेना चाहिए। अगर हमारा होराइजन जो है या हमारा जो गोल है वो 4 से 5 साल या 5 साल के आसपास का है, तो हो सकता है इंश्योरेंस प्लान हमारे लिए सबसे बेहतर ना हो। हमारे को अगर हम देखते हैं कि हमारा ये गोल जो है ये 8 से 10 साल का होराइजन है, तो इंश्योरेंस प्लान बहुत अच्छा हो। दूसरा, जो आप यूलिप प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, अभी जैसे बलवंत जी ने बताया कि ऑनलाइन टर्म प्लान है, वैसे ही ऑनलाइन यूलिप प्लान भी, और उसके अंदर भी चार्जेस बहुत कम है। मतलब म्यूचुअल फंड या किसी और कंपैरिजन में करेंगे तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव चार्जेस, और उसके अंदर ऐसा अपफ्रंट चार्जेस ज़्यादा नहीं होते हैं। पर यह है कि यूलिप प्लान के अंदर आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, तो एक मोर्टेलिटी का चार्ज भी होता है यूलिप के अंदर, तो वो भी साथ में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लानिंग करेंगे तो यूलिप वगैरह के निवेश अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या स्विच करने का जरिया उनको मिलता है? बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली यूलिप के अंदर क्या है कि हर एक यूलिप के, किसी भी कंपनी का यूलिप होगा तो उसके अंदर अलग अलग फंड्स होते हैं। कभी इक्विटी फंड होता है, इक्विटी के भी कई तरह तरह के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह के फंड्स होते हैं, डेट फंड भी होता है और लिक्विड फंड्स भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो बीच में, जैसे अगर मार्केट का आपको लगे कि कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है और आपको ठीक नहीं, आप डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अच्छा, 5 साल इंतजार करने की इक्विटी जरूरत जो आपने यूलिप स्कीम ली है उससे आप डेट की तरफ उसको स्विच कर है और सकते वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंतजार करने की यूनिट जरूरत में है। ही सेम इंश्योरेंस कंपनी का एक स्कीम में से दूसरी, दूसरी जैसे डेट में से आप इक्विटी में शिफ्ट कर लिक्विड सकते में कर सकते हैं, इक्विटी से मतलब जब चाहे तब, कुछ शायद साल में 4 बार अलाउ करते हैं, कुछ फर्म हाउस फंड हाउस, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी अनलिमिटेड स्विच। आई थिंक ज्यादातर अनलिमिटेड ही है, कुछ कुछ जगह 4 बार भी है, बट हर महीने हमारे को स्विच करना भी नहीं चाहिए। अगर 4 बार भी है तो काफी है, बट अनलिमिटेड ही होता है। आप उसको मतलब आप आराम से अपना स्विचिंग कर सकते हैं जब आपको करना हो। तो यूलिप के में रिटर्न की अगर बात करना हो तो कितना CAGR, अगर आप थोड़ा सा हमें पुराना कुछ बताएं कि 5 साल के इतने रिटर्न रहे, 10 साल के इतने रिटर्न रहे, और जैसे चार्जेस काफी ज्यादा है तो लोगों को काफी टेंशन होता है जब उनको पैसा कम होता हुआ दिखाई देता है दूसरे तीसरे चौथे साल में। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे यूलिप के अंदर हमें होराइजन अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, 8 से 10 साल का होराइजन रखेंगे तो अगर शुरू में चार्जेस ज्यादा भी हुए तो आगे चल के कम हो जाते हैं। कुछ कुछ कंपनियों के प्लान ऐसे भी हैं जो बाद में चल के आपको एडिशनल बोनस देना शुरू कर देते हैं, तो वो चार्जेस की जो है 8 से 10 साल के बाद वो एक्चुअली बोनस मिल करके इवन आउट हो जाते हैं। तो एक उस तरीके से यूलिप का प्लान जो है लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो फायदेमंद है। अभी जो ऑनलाइन यूलिप आ गए हैं उसके अंदर एलोकेशन चार्जेस वगैरह है ही नहीं, तो शुरू में वो एलोकेशन चार्जेस वगैरह होते नहीं, वो जैसे फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है किसी म्यूचुअल फंड में वैसे ही चार्ज FMC का होता है यूलिप के अंदर, और काफी रीजनेबल चार्ज है। लिमिट उसकी 1.35 है इक्विटी फंड के अंदर, तो वो काफी रीजनेबल चार्ज है उसकी, मतलब वो म्यूचुअल फंड के बिल्कुल बराबरी में बल्कि हल्का कम ही है। बिल्कुल। अब इसके अंदर दूसरी जो आपकी बात आई कि अगर हमने यूलिप में इन्वेस्ट किया है तो हम फंड्स का स्विचिंग कर सकते हैं, तो वो फ्रीडम रहता है यूलिप के अंदर। तो इसलिए वो एक हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम क्लाइंट को कभी बोलते नहीं है कि आपको ज़्यादा स्विचिंग करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कई बार समझ नहीं पाता है मार्केट के उतार चढ़ाव, और ज़्यादा स्विचिंग कर सकते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें। बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2008 के टाइम भी हमने देखा था, मतलब यूलिप जिस तरीके से बेचा गया, सेल किया गया एजेंट्स के थ्रू, काफी ज्यादा उनको कमीशन दिए गए, और हॉट यूलिप जैसा उसका नाम हमने एक टर्म देखा, लोगों ने खूब पैसा लगा, ऐसा कि 45% रिटर्न मिल रहा है, 35% रिटर्न मिल रहा है, 25% रिटर्न मिल रहा है। इतने लोगों को रिटर्न की ऐसे शीट लेके जाते थे एजेंट्स, देखो इसके अंदर आपको 15% तो गारंटेड है। मतलब इवन बैंक के अंदर हम जाएंगे तो वो हमें ELSS लेने के लिए, अगर कोई कस्टमर, जैसे मैंने भी एक स्टोरी किया था, उसमें मैंने बैंक में गई और वहां जाके मांगा कि मुझे ELSS की कोई स्कीम दे दो, उन्होंने मुझे यूलिप दिया जिसका नाम भी ऐसा था फंड, ताकि मुझे लगे कि ये म्यूचुअल फंड टाइप का कुछ होगा, और मैंने यूलिप लिया, भले मैं यूलिप नहीं लेना चाहती थी। तो क्या इस तरह की जो पुश प्रोडक्ट हैं उसमें किस तरह का ध्यान रखें, और यूलिप क्या वाकई में जैसे मैच्योरिटी पर टैक्स देनदारी नहीं है, या जिस तरीके के फायदे हैं किन लोगों के लिए ज्यादा काम का हो सकता है? देखिए सुधा जी, ऐसा है कि जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने बैठते हैं, मीठा खाने का शौक होता है, तीखा खाने का शौक होता है, अब दोनों साथ में नहीं खाते हैं, तो वैसा का वैसा ही एक बेसिक प्रिंसिपल है। विनीत जी पूरी तरह से असहमत होंगे मेरी बात से, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जाना चाहिए, और इंश्योरेंस के लिए आपको प्योर इंश्योरेंस, जैसे मैंने बताया, टर्म प्लान और ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए। अब जो कह रही है 2008 की बात, 2010 में, और 2008 तक तो बहुत एक्सपर्ट हुई पब्लिक, 2010 में से IRDA ने थोड़े रैशनलाइज कर दिया, और यूलिप थोड़े, जैसे वो क्विक चर्निंग होती थी तो वो रेस्ट्रिक्शन आ रही है कि 5 साल के पहले आप सरेंडर तो कर ही नहीं सकते, तो वो जो एजेंट चर्निंग करवाते थे वो नहीं होती थी। दूसरा, जैसे विनीत जी ने बताया बेनिफिट के, आप शिफ्ट कर सकते, स्विच कर सकते, टैक्स देनदारी मैच्योरिटी पर नहीं है ये लोगों को, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। परंतु ऐसा है ना कि आपके इनिशियल ईयर में ही जो चार्जेज लग जाते हैं, बहुत सारे चार्जेज लगते हैं, तो वो उसकी वजह से आपका जो इनिशियली जो फंड इन्वेस्ट होता है वो कम होता है। विनीत जी ने एक बात सही बताई कि जैसे IRDA ने कैप कर दिया 1.35% एक्सपेंसेस का, उसके सामने आपका जो म्यूचुअल फंड के इक्विटी की जो सेवी की जो लिमिट है वो 2.5% के आस पर, डिपेंडिंग ऑन द असेट अंडर मैनेजमेंट है। परंतु अगर आप थोड़े बहुत भी वेल इन्फॉर्म्ड है तो आप ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद सकते हैं और डायरेक्ट ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया डेट और इक्विटी का, जो यूलिप में है, मतलब यूलिप में कुछ प्रोपोर्शन है, तो
मेरी राय में आपको ज्यादा रिटर्न आएंगे। पीपीएफ का पैसा वैसे भी पूरी तरह से आज की तारीख में एग्जाम पे, अभी इक्विटी पे पिछले साल टैक्स लग गया, 1 लाख तक एग्जाम थे और उसके ऊपर 10% का टैक्स आ गया। उसकी वजह से यूलिप थोड़ी ज्यादा सेलेबल हो गई है। परंतु जैसे विनीत जी ने बताया कि अगर आपके पास 10 साल का कम से कम समय है, क्योंकि 5 साल तक तो ये चार्जेस लगते हैं, उसके बाद में जो चार्जेस का डिफरेंस है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में और यूलिप में, उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होने लगता है। परंतु कुछ डिसएडवांटेजेस यूलिप खरीदने में, जैसे आपने यूलिप खरीद ली, कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की खरीद ली, आपका जैसे शादी हो गया उनके साथ में, आप ईएलएसएस में वैसा नहीं, ईएलएसएस का लॉकिंग पीरियड है 3 साल का। आप हो सकता है आपका रिटर्न नहीं आए, तो वो मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर कोई पर्टिकुलर ईएलएसएस स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप रेगुलर कोई लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। वो सहूलियत आपको यूलिप में नहीं है। यूलिप में सबसे बड़ी सहूलियत है कि आप बिना टैक्स लायबिलिटी के डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट में स्विच कर सकते हैं। पर कितने लोग स्विच करते हैं एक्चुअली, वो जानने की बात, क्योंकि लोग इन्फॉर्म नहीं है। और जैसे कहा जाता है कि आपको मार्केट को टाइम देना चाहिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि यूलिप तो एक तरह से जीवन साथी जैसा है, शादी कर लिया तो जीवन साथी आपको सही मिले, इसके लिए भी हम काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर हम परखते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टर या टैक्स प्लानिंग का जो सोच रहा है वो यूलिप में जाए, उसके लिए किस तरह की छानबीन करे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखे ताकि उसकी जिससे शादी हो रही, जैसा कि इनके शब्दों में, लंबे समय तक उसके साथ बनी रहे। ये आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने कि, और हमने कई बार देखा है कि इन्वेस्टर सही सवाल नहीं पूछ पाते, इसलिए लोग जो है सही इन्फॉर्मेशन देते नहीं। तो सही सवाल क्या पूछने चाहिए कोई इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर यूलिप की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो पूछने के लिए वो ये है कि इसमें चार्जेस कौन कौन से और कहाँ कहाँ लगेंगे ये चार्जेस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चार्जेस के 2 या 3 हेड होते हैं, एक हेड में नहीं होगा तो दूसरे हेड में हो सकता है। तो सारा का सारा चार्ज क्लियरली पूछना चाहिए। एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन एक मैंडेटेड डॉक्यूमेंट है जो हर एक कस्टमर को मिलनी चाहिए परचेज करते हुए। वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन एक बार देख लेनी चाहिए, उसमें सारे चार्जेस अलग से लिखे होते हैं कि ये चार्जेस क्या है। अभी जैसे कुछ ऑनलाइन यूलिप्स आ गए हैं, उसमें चार्जेस बहुत ही मिनिमल है। कुछ पुराने यूलिप्स जैसे आपने बताया उसके अंदर चार्जेस होते थे, पर हर एक चीज़ इसके अंदर लिखी रहती है कि एग्जैक्टली चार्ज कितना है। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेना चाहिए, यूलिप में चार्जेस कितने हैं। दूसरा क्या है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उसके अंदर हमें जो उसको टैक्स फ्री रखना है मैच्योरिटी के टाइम पे, क्योंकि ये यूलिप का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो टैक्स फ्री रहता है मैच्योरिटी के टाइम पे। उसके लिए उसमें कम से कम 10 गुना कवर होना जरूरी है, 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग 7 गुना या 8 गुना लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि उसमें बताया जाता है कि इसमें रिटर्न बेटर बन जाएगा, पर उसके लिए क्या होता है कि वो जब मैच्योरिटी है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से अगर हमने देख ली और हमने चार्जेस समझ लिए और हमने ये बात कर लिया, तो बाकी मतलब फंड परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई फंड परफॉर्मेंस जो पहले रह चुकी है उस पर्टिकुलर कंपनी की, वो फंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क या इक्विटी जो इंडेक्स है, निफ्टी हो गया या इसके हो गया, उसके बराबर या उससे ऊपर चल रही है नहीं चल रही है 3 साल 5 साल वाली फंड परफॉर्मेंस। अगर हम ये देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन 3 के अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत तो अभी इस समय लोगों के लिए इक्विटी यूलिप की तरफ जाना उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा कि डेट की तरफ? उन्हें 4-5 साल आपको मार्केट कैसा दिखाई देता है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, मैं इसमें हमेशा एक ही राय दूंगा जो आपने बहुत ही अच्छे लफ्जों में बताई कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए, मार्केट को टाइम दीजिए। आप इन्वेस्ट करिए और मार्केट को टाइम दीजिए। ऐसा रूटीन में मतलब 5 से 7 साल के ऐसे कोई पीरियड नहीं है जो मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न ना, तो आप इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट को टाइम दीजिए तो वो बेहतर रहेगा। खाली वही है कि अगर हमें चाहिए कि ये पैसा मैंने आज इन्वेस्ट किया है, 5 साल के बाद मेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब हो सकता है कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए और शादी के लिए चाहिए, चाहिए ही चाहिए हमारे को वो पैसा, और उस समय मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो हम बोलेंगे कि आप किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरफ मत जाइए। आप उसकी जगह आप कोई भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके स्मॉल सेविंग स्कीम हो गया, बैंक के एफडी हो गया, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपका सेफ रहेगा, रिटर्न कम मिलेगा लेकिन सेफ रहेगा। बलवंत जी, हम बहुत सारे टैक्स इंस्ट्रूमेंट एटीसी से लगाकर एटीडी सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जिनका नया जॉब लगा है और उनके पास कैश है ही नहीं, मतलब उनके पास लिक्विडिटी इतनी कम है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो उनमें समझ भी है, लेकिन कैश इतना क्रंच है कि वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 2 लाख की बचत तो उन्हें
काफी आकर्षित करती है, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो कैसे करें? देखिए, ऐसा कैरियर शुरू किया है और उनके पास जो कैश नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो रास्ता नहीं है। पर किसी के पास में 2-4 साल हो गए और उसको टेम्परेरी कैश क्रंच है, मतलब कहीं से पैसा आने वाला, जैसे आपकी एनुअल बोनस आती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पास अप्रैल में आ जाएगी, तो वो लोग एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक बार को टेम्परेरी पैसा लाके एनएससी खरीद लीजिए और एनएससी के सामने आप 85% बैंक से लोन ले सकते हैं। अच्छा, जब आपके हाथ कितना में परसेंट तक वो पूरी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन पूरी मिलेगी, पूरी मिलेगी। आप जितना भी पैसा आप इवन आप 1.5 लाख रुपए तक का एनएससी में डाल सकते हैं और वो आप बैंक को प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके सामने फिक्स बैंक को प्लेस क्या करें, जो हम ले रहे हैं वो एनएससी अच्छा, जो ये बहुत certificate अच्छा आपका तरीका है लोगों के लिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एनएससी बैंक से प्लेज भी उसको दे दो और वहां से लोन ले लो और फिर वो आप जब पैसा आए तब चुकता पर कीजिए। मैं बता रहा हूँ वो टेम्परेरी कैश क्रंच की बात है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो तो बैंक का भी तो लोन चुकाना ही है, और लेकिन आपका हाँ, 6 महीने बाद 4 महीने 6 adjustment महीने बाद हो पैसा गया। आ रहा है। और नहीं तो क्या, ये कॉस्टली अफेयर है, मतलब आपको इधर 8% मिलेगा, बैंक आपसे 2% ज्यादा ले लेगी, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है आपको। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी ईएलएसएस पड़ी है, बरोबर है, जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड पूरा हो गया है, तो आप उस ईएलएसएस को रिडीम कर सकते हैं। और अगर उसमें आपका 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो सेक्शन 112A में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। तो अगर आप उस तरीके से उसको रिडीम करें कि आपका इक्विटी रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता 1 साल में, और वापस अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको तो प्रेम है उससे, उस पर्टिकुलर स्कीम से, तो सेम डे आप उसको खरीद भी सकते हैं। मतलब आपको, क्योंकि उस पर कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, टैक्सेशन कॉस्ट नहीं आएगी, तो आप बिना पैसा अपनी जेब के निकाले आप टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे सर बता रहे हैं काफ़ी सारे दूसरे तरीके भी हैं। जिन्होंने अभी जॉब शुरू किया, जो यंग है 25 से 30 साल की उम्र में, उनको आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे कि अभी से वो शुरुआत करें ताकि 2019 के बाद जब नेक्स्ट 2019-20 के लिए उन्हें टैक्स भरना हो तो उनके पास दौड़ भाग ये सब उनसे वो बच सके? तो सबसे पहले तो हमने बोला कि एक बार आपने कमाना शुरू कर दिया तो अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। और वो टर्म प्लान लेने के बाद क्या होगा कि वो सबसे सस्ता प्लान है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है, तो आपको ज़्यादा लिक्विडिटी का भी इशू नहीं आएगा। एक शांति हो जाएगा कि आपने ये कवर एक ले लिया है। अब आई बात बाकी कि हम कैसे अपना हैबिट चेंज करें ताकि हम उसको रेगुलरली ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें या रेगुलरली हम थोड़ा सेव कर सकें, ताकि हमारे को ये आखिरी के जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में जाकर सडनली ऐसा ना लगे कि अभी 2 लाख रुपए कहाँ से लाई जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जितना भी हमारी इनकम होती है हर महीने हम कुछ ना कुछ निकाल के किसी ना किसी तरीके से, या तो मंथली पेमेंट मोड कर दें किसी यूलिप के अंदर या किसी भी इंश्योरेंस प्लान के अंदर, या आपने अगर ईएलएसएस लेना है तो उसके अंदर आप SIP करा दीजिए। बट आप ऐसे मंथली कर दीजिए ताकि उसमें क्या होगा, हर महीने कट जाएगा तो हम कहीं ना कहीं हमारी एक आदत बन जाती है सेव करने की, तो वो कर लेना चाहिए। वो हमारे अगर बचपन से आदत बनेगी तो उसका फायदा क्या होगा कि बहुत लंबा पीरियड भी मिलेगा कंपाउंडिंग का, तो रिटर्न भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कंपाउंडिंग का फायदा पाना है तो आपको SIP के थ्रू अपना शुरू कर देना चाहिए। और अभी इन 2 महीने का तो उपाय यही है कि लास्ट मोमेंट में जो हो सकता है वो बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका हमारे एक्सपर्ट बता भी रहे हैं। तो ELSS की मैं बात करूंगी, मार्केट्स ने काफी अच्छा किया 2014 से 16 तक, और ELSS के अंदर लोगों ने रिटर्न भी बहुत अच्छे देखे और लोगों ने फटाफट ELSS लिए भी। अब इस समय भी क्या जो नए एंट्री करना चाहते हैं ELSS में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये कितना अच्छा है, ATC के अंदर है, लॉक इन पीरियड है, एक साथ पैसा भी नहीं पा सकते हैं, तो कितना फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि आपके प्रश्न के 2 भाग। एक तो आपको अभी क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में अभी जैसे आपने पूरे साल कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और आपको पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है आपका, और दूसरा कोई एलिजिबल आइटम नहीं है डिडक्शन के लिए, तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपया आप इक्विटी में डाल दें, क्योंकि लमसम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे मार्केट नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको ओवर द पीरियड करना चाहिए, SIP के जरिए करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, 2008 में पीक पे सेंसेक्स 21,000 था और 6-8 महीने में वो 8,000 के नीचे चला गया, और उसको वापस 21,000 का सेंसेक्स आने को
2014 तक वेट करनी पड़ी, मतलब कम से कम 6 साल तक तो आपको कुछ पैसा भी नहीं मिला। तो अभी तो आप थोड़ा बहुत डाल दीजिए 20-25 हजार रुपया ALSS में, बाकी आप PPF NSC वगैरह में डाल सकते हैं, परंतु अगले साल के लिए आप प्लान अभी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी आदत सुधारनी चाहिए, वो आपके हित में है। तो अगले साल में आप अप्रैल में ही बैठ के देख लीजिए कि आपकी टोटल एलिजिबिलिटी है 1.5 लाख की है, 1.5 लाख में से कुछ आपकी मैंडेटरी आइटम है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जा रहा है, आपके बच्चों की फीस वगैरह जा रही है, होम लोन की इंस्टॉलमेंट जा रही है, आपका एम्प्लॉयर PF वगैरह काट रहा है, बरोबर। आप कुछ पैसा मिनिमम 500,000 रुपया PPF में भी डालते होंगे, वो भी कंसिडर कर दीजिए, उसको आप 1.5 लाख में से घटा दीजिए, जितना पैसा आता है उसको 12 से डिवाइड करके जो रुपया आता है उसकी SIP अप्रैल से शुरू कर दीजिए। तो जो मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट की रिस्क है उससे आप बाहर आ जाएंगे। और इक्विटी में आपको बने रहना चाहिए, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब लोग घबराते हो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मार्केट में आप सब्जी के जैसे भाव है या कम होते हैं तो ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा होता है तो कम लाते हैं। इक्विटी में उल्टा होता है, अगर मार्केट नीचे आना शुरू होगा तो लोग अपनी SIP वगैरह बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली यही वो समय है जब आपको धैर्य रखना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू रखना चाहिए। मतलब क्या होता है, ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का प्रिंसिपल है SIP में, मतलब अगर आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो मंदी में आपकी NAV कम हो जाती है तो आपको ज्यादा यूनिट आती है, और जब तेजी होती है तो कम यूनिट आती है, मतलब आपका एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें और जो रिस्क है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये समय है कि कुछ % अपने मार्केट ओरिएंटेड जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ डाला जाए और बाकी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है PPF NSC वहाँ डाला जा सकता है। तो सर आपको भी ऐसा लगता है कि अपनी जो रिस्क है उसको इस समय डाइवर्सिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है? मेरा इसमें यही है कि हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना हम रिस्क लेने को तैयार है। अगर हम यंग हैं और हमारे पास टाइम है तो मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई ये भी समय है, 2 महीने हैं, तभी आप एक बार एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को आगे चल के लंबा पीरियड मिलेगा अगर, तो कोई उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई आगे चल के क्या है कि अगर उतार चढ़ाव आएगा भी तो हमारे को वो एवरेज आउट हो जाएगा। सो करने को हम कर सकते हैं उसके अंदर, पर हमारे को हर एक के लिए डिपेंड करता है कि कितना जरूरी है कि आज से 5 साल 6 साल में हमारे को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम इंतजार कर सकते हैं थोड़ा और तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 सवाल हैं जो हमें पहले पूछना है कि मैं 5 साल से नौकरी में हूँ, अब तक कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मुझे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? मैं दे दूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी चूंकि 5 साल हो गए हैं आपको, तो आपके ऊपर मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर शादी नहीं हुई तो कम से कम पेरेंट्स आपकी इनकम के हिसाब से डिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद लीजिए। अब चूंकि आपने कैरियर अभी शुरू किया है तो आप ELSS में SIP शुरू कर दीजिए, और जैसे मैंने बताया कि आप 1.5 लाख का अपना हिसाब बैठा दीजिए कि आपके पास कितना स्पेयर बचता है इन्वेस्टमेंट करने को, उसमें आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इक्विटी सेविंग स्कीम जो है ELSS की हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ELSS के बारे में नहीं पता तो ELSS के मोटे तौर पर अगर आप ये बताएं कि वो किसी भी ELSS स्कीम में जाने से पहले क्या देखें या किसके पास जाएं, कौन से फंड की स्कीम ज्यादा बेटर होगी, क्या पास परफॉर्मेंस देखें या क्या देखें? देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले, जैसे पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो आपको फंड हाउस की रेपुटेशन देखनी चाहिए। इसके अलावा जो फंड मैनेजर उसका आप जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, और जो पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका कम से कम 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए। मतलब अगर किसी फंड ने 1 साल या 2 साल अच्छा रिटर्न दे दिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपको कंसिस्टेंटली आपको दे, कम से कम आपको 5 साल, अगर हो सके तो 10 साल में जो इस रेस में जो घोड़ा सबसे आगे है उसमें वो ELSS में आपको पैसा डालना चाहिए। और अगर कोई फंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं है 10 साल तो 5 साल का कंपैरिजन देख लीजिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। अब चूंकि SIP के थ्रू, और चूंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है, 3 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, और आपको 3 साल बाद लगता है कि ये स्कीम बराबर परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको स्विच कर सकते हैं दूसरी कोई भी जो जिसमें कोई भी लॉक इन नहीं रहेगा, एक्सेप्ट कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको 1 साल तक रखना पड़ेगा।
बिल्कुल। विनीत जी, एक और सवाल आया जिसमें बताया कि मेरी उम्र 45 इयर्स है, मेरा पैकेज 8 लाख है, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करूं? अभी तक इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने अर्ली टाइम की कंपाउंडिंग का इतना फायदा उनको नहीं मिलेगा, तो इस समय उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, हमारे को सेविंग करना तो ज़रूरी है। शुरू में जल्दी शुरू करेंगे तो और भी अच्छा है, पर अगर नहीं किया शुरू तो जिसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, इसलिए शुरू तो करना चाहिए अभी। और आई थिंक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके ऊपर कुछ डिपेंडेंट है, एक टर्म प्लान ले लीजिए। ये बात पहले भी बोली जा चुकी है शो पे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर दोबारा भी बोली जाए तो मेरे हिसाब से उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है तो एक टर्म प्लान ले लीजिए। कम से कम जितना आपका वर्किंग करियर है, जैसे 60 ईयर्स का है, वहाँ तक का तो टर्म प्लान आपको ले लेना चाहिए, ताकि आपके डिपेंडेंट सुरक्षित रहे। उसके बाद आप अपने हिसाब लगाइए कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लेट शुरू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना खर्चे वगैरह को थोड़ा समझ करके जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज जैसा मैं और ऐड करना चाहूँगा जो विनीत जी बोले हैं कि आप जो निवेश करना चाहते हैं, मतलब रिपीटेशन है जो पहले बोल चुका हूँ। आप चूंकि 45 की उम्र है और मैं प्रिज्यूम करता हूँ शादी हो गई होगी, बच्चे होंगे, तो आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए अलग अलग गोल है, तो अलग अलग गोल के लिए अलग अलग विकल्प चुनना पड़ेगा। और उसको कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको रेगुलरली मॉनिटर करें। मतलब आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया और चद्दर तान के सो जाए, वो वाला काम आप करिएगा नहीं। साल में एक बार जरूर रखिए आप, जो जिस दिन आप बैठ के अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू करिए। मतलब जैसे आप कोई रेस कोर्स में किसी घोड़े पर पैसा बेट लगाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर रेस में वही घोड़ा जीतेगा। तो आपको कम से कम एक साल में ये मॉनिटर करना जरूरी है। और अगर वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरे परफॉर्मिंग फंड में आप स्विच कर दीजिए। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि सुकन्या योजना भी है, अगर बेटी है आपकी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन लोगों के लिए आपको लगता है कि हो सकता है टैक्स सेविंग के लिए? देखिए, ऐसा है कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपको हर 3 महीने में ब्याज की रेट चेंज होती है, और ये बेसिकली डेट प्रोडक्ट है। अगर आपकी अभी बेटी अभी पैदा हुई है तो आपको कम से कम उसकी अगर पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए तो 16 साल बाद चाहिए। तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा तभी डालिए जब आपका जो डेट और इक्विटी का अलोकेशन के लिए कुछ डेट में पैसा डालना है। पर अगर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा कटता है और कुछ एफडी वगैरह, तो आप, मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप कोई भी ELSS में पैसा डाल दीजिए, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और उसमें जैसे हिस्टोरिकली इक्विटी ने, सेंसेक्स का अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करें 1979 के बेस से, तो 16% के आसपास रिटर्न आया है। उसके सामने देखिए ये करीब करीब आधा ही रिटर्न है। तो अगर, और चूंकि आपके पास गोल फिक्स है कि आपकी बिटिया की शादी 20-22-21 साल बाद करनी है, 25, आज तो एज भी बढ़ गई है, परंतु आपको पढ़ाई का खर्चा करना वो 16 साल बाद आना है। और 16 साल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत लंबा पीरियड होता है। उसमें जितने भी वॉलेटिलिटी है और जितने भी बड़ी इवेंट है वो इवन आउट हो जाती है। तो विनीत जी, क्या ये सही होगा लोगों के लिए कि वो अगर लॉन्ग टर्म का उनका प्लान है, बच्चे की शादी है या बच्चे की एजुकेशन है, फॉरेन एजुकेशन है, उसके लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म है तो हमारे को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जितना लंबा पीरियड होगा उतना बेनिफिट उसका कम। क्या पेंशन प्लान भी लोगों के लिए इस समय यहाँ पे देखे जा सकते हैं? कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके पेंशन प्लान भी है। तो पेंशन प्लान के लिए भी वो भी 80C में ही आते हैं, क्योंकि अक्यूमुलेशन वाला ये टाइम है जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम पेंशन के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब आगे चल के एक कॉर्पस बन जाएगा, जिस कॉर्पस के थ्रू हम कोई भी एनुटी या कुछ ले सकते हैं। तो पेंशन प्लान के लिए भी हम एक्चुअली जो है इक्विटी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। खाली ध्यान ये रखना है कि पेंशन में क्या, एक बार रिटायरमेंट आती है तब हमारी इनकम उस समय 0 हो जाएगी और हमारे को इस पैसे पे डिपेंड करना है कि हमारी एक इनकम चले। तो जैसे जैसे हमारी उम्र पास में आती रहे, हमारी रिटायरमेंट की उम्र में, हमारे को वो मनी जो है इक्विटी मार्केट से धीरे धीरे स्विच करके डेट या लिक्विड साइड में ले आना चाहिए, ताकि जब वो डेट आए तो उस डेट पे हमारे को कोई वोलेटिलिटी का नहीं है कि उस दिन कुछ इवेंट अगर हो रहा है या वो 6 महीने अगर साइकिल खराब चल रहा है तो मैं मजबूरी में हमें निकालना। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप अपना इक्विटी का जो है वो डेट की तरफ स्विच करते जाएं, ताकि 60 इयर्स के तब आप हो तो मार्केट की जो भी कंडीशन हो आपको नुकसान ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बलवंत जी, जैसे कि NPS की मैं बात करूंगी, अभी बजट में हमने देखा, उसके बाद NPS और अभी सरकार ने उसको जो
योगदान भी बढ़ा दिया, एनपीएस में 14% कर दिया है और एग्जिट को भी टैक्स मुक्त कर दिया, तो अब एनपीएस काफी अट्रैक्टिव हो गई है। तो लोगों को ये 50,000 रुपए अतिरिक्त बचाने के लिए एनपीएस लेना कितना ज्यादा अच्छा है, किन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, किस आयु वर्ग के लिए? देखिए, एनपीएस का जो मैंने बताया कि आपको 50,000 का तो जो बेनिफिट है उसके लिए आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि आप इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और आज की पहले तो क्या जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चे मतलब साथ में ही रहते थे या भाई वगैरह साथ में रहते तो ध्यान रखते थे। आज की तारीख में ऐसा हो गया कि पेरेंट्स इंडिया में, बच्चे दूसरी कंट्री में सेटल हो गए, दूसरे शहर में सेटल हो गए, और पेरेंट्स को रिटायरमेंट के बाद में पूरी जिंदगी अगर स्वाभिमान से जिए है तो उनसे पैसा मांगना बड़ा मुश्किल लगता है। तो और जब तक आपके ऊपर फोर्स नहीं होगा, अब जैसे आपका टीडीएस है वो आपकी सैलरी में से कट जाता है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से आप कुछ कंपल्सरीली इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एनपीएस का कंपल्सरी 50,000 करेंगे, तो आपका धीरे धीरे जैसे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट की वजह से आपको रिटायरमेंट में आपको अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और जब तक फोर्स्ड सेविंग नहीं आती है तब तक आप सेव नहीं करते। मतलब वो ऐसा होता है, जब तक बैंक में पैसा होगा या जेब में पैसा होगा, आपके हाथ में ईच आती है, नया मोबाइल आया है, नया टीवी टेलीविजन आया है, वो खरीद लो। तो थोड़ा बहुत आपको आपके ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी एनपीएस में कैसे इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है? नए जो 30 साल की उम्र के लोग हैं वो क्या देखें, कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, कितना परसेंट रिटर्न एवरेज अभी तक देखा गया है एनपीएस? तो एनपीएस में ऐसा, एक तो डिफॉल्ट का है कि उसमें 3 फंड है, एक तो इक्विटी है, एक गवर्नमेंट का फंड और बाकी जो डेट फंड है, बरोबर। उसमें डिफॉल्ट आपका 50, 30 और 20 है, और पर वो आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इक्विटी वाला कम हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना परसेंट रखना चाहते हैं। अगर आप कैरियर अभी शुरू कर किया है तो आप आपका जो इक्विटी वाला प्रोपोर्शन है वो ज्यादा रखिए। और बीच में मैंने सुना, अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, अभी आई एम नॉट श्योर, कि आपके पास में भी ऑप्शन दिया गया, 75% तक भी इक्विटी का ऑप्शन एनपीएस में ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अभी जो कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि आपका जो टीयर 2 अकाउंट, इसमें सुधा जी 2 अकाउंट होते हैं, एक टीयर 1 अकाउंट, एक टीयर 2 अकाउंट है। आज की तारीख में आपको टीयर 1 में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ही बेनिफिट मिलता है, और वो ऑलमोस्ट आपकी 60 ईयर की एज तक के लिए लॉक हो जाता है। ये जो प्रपोजल है कैबिनेट का कि आप जो टीयर 2 में, आज की तारीख में टीयर 2 पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, परंतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए प्रपोजल है, वो प्रपोजल मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फाइनेंस बिल आएगा उसमें सब सब्सक्राइबर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल है। तो 3 साल के लॉकिंग पीरियड का एक ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वो ईएलएसएस है। और उसमें क्या है कि आपका मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हो सकता है कि 3 साल बाद भी आपने 1 लाख रुपए डाला है तो 1 लाख रुपए ही मिले या 1 लाख रुपए से कम मिले, परंतु अगर आप टीयर 2 वाली ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डेट वाला ऑप्शन रखते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा ATCCD1 में, और आपका मिनिमम जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है जिसमें आपको आपकी कैपिटल को कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की हमने बात की कि अलाउंस और रिइंबर्समेंट जो मिलते हैं कंपनी से, उससे कितनी छूट पाई जा सकती है? देखिए, जहां तक अलाउंस का बात है, कुछ अलाउंस है जैसे HRA है, तो HRA के लिए आपको एक्चुअली आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, और उसकी लिमिट है आपकी मतलब 3 आइटम है, 50% है आपकी सैलरी का। बॉम्बे में रहते हैं तो 50% है, बाकी नहीं तो 40% है। या जो आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी 10% से ज्यादा कितना है, बरोबर। तो उसमें से जो सबसे कम होगा वो तो हो गया HRA का। दूसरा एक आपके पास ऑप्शन है LTA का, मतलब आप कहीं घूमने फिरने जाएं, और वो LTA की जो बेनिफिट है वो सिर्फ इंडिया में ट्रैवल के लिए ही है, इंडिया के बाहर के लिए नहीं है। अच्छा, अब्रॉड। और सिर्फ आपका किराया ही होता है। अभी आप कहीं गए और होटल में ठहरते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लोकल साइट सीइंग का पैसा खर्च करते हैं तो नहीं मिलेगा। जो LTA का बेनिफिट है वो 4 साल में आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप 2 साल अल्टरनेट ईयर ही हो, 1 साल में भी दोनों साल का आप
क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो आप रियम्बर्समेंट का कह रही है, कुछ कुछ आइटम है जो अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो ऑफिस के लिए खर्च किया है, जैसे आप कहेंगे अब ये गाड़ी है, व्हीकल है, वो मैं ऑफिस के लिए यूज करता हूँ, तो वो आप रियम्बर्समेंट लेंगे तो वो आपके हाथ में पूरी तरह से टैक्स फ्रीज है। बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जैसे अटायर अलाउंस वगैरह है, पर कोई भी अलाउंस अगर जो आपको मिलता है वो अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो आपके हाथ में पूरी तरह से टैक्स होगी। बिल्कुल। तो इस समय लोगों के लिए हमने काफ़ी सारे तरीके जो है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के वो डिस्कस किए। अलावा 50,000 के लिए एनपीएस आपने एक तरीका बताया जहां लोगों के लिए ये मौका है कि वो अपनी अपनी रिटायरमेंट लाइफ को कॉर्पस इकट्ठा करें और सही समय पर शुरू करें। लोगों के लिए अब ये अट्रैक्टिव भी हो गया। विनीत जी, हमने सारे इंस्ट्रूमेंट की बात की और टैक्स सेविंग तो लोगों के लिए जरूरी है ये। अब हम देख रहे हैं बजट आने वाला है और लोगों की एक्सपेक्टेशन और इस तरीके की बातें सुनी जा रही है कि स्लैब तो चेंज होगी, डिडक्शन की जो है लिमिट वो भी कुछ बदलने वाली है। तो क्या लोगों के लिए और अट्रैक्टिव होने के आपको लगते हैं कि चांसेस बन रहे हैं और लोगों के लिए कुछ नई चीजें हम देख सकते हैं बजट में? देखिए, बजट में क्या आएगा वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आशा हमेशा रहती है कि स्लैब जो है वो बढ़ जाएंगे और हमारे को और निवेश करने के या टैक्स रिबेट लेने के और ऑप्शन बढ़ेंगे। क्योंकि देखिएंगे तो ये लिमिट जो है कई बार सेट होती है और उसका रिवाइज नहीं करते हैं कई बार, तो इसलिए आशा बन जाती है जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं लिमिट भी बढ़ते रहनी चाहिए। तो वो बिल्कुल आई थिंक एक्सपेक्टेशन अगर किसी की है तो बहुत ठीक एक्सपेक्टेशन है कि बजट में ऐसा होना चाहिए। बाकी क्या होगा बजट में वो तो कहना बहुत मुश्किल है, बट इस बार के बजट में देखिए तो क्या इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ने चाहिए, ये काफी है? मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तो काफी हैं, क्योंकि अगर हम 80C या 80CCD ये सब मिला के देखें तो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है, लिमिट बढ़ाई जानी पर अगर लिमिट बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा। सर, जैसे स्लैब की भी चेंजेस की बात चल रही है, क्या आपको लगता है कि हाँ 5 लाख या 5 से 10 या 10 से जो भी स्लैब है मौजूदा, उसके अलावा कुछ और तरीका भी लोगों के लिए ज्यादा अच्छा सुनने में आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये इंटरिम बजट है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वादा कर सकती है कि हम चुन कर आए तो ये कर देंगे। बाकी इंटरिम बजट में मैं कोई सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल डिडक्शन या एनहांस्ड एग्जेम्पशन लिमिट नहीं देखता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन तो खैर बजट से है ही है, लेकिन सर बता रहे हैं जैसे अंतरिम बजट है तो बहुत ज़्यादा शायद सुनने में ना मिले, लेकिन टैक्स सेविंग तो लोगों को करनी है। टैक्स में छूट पाने के लिए जो तरीके हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट का एक काउंटडाउन है। हमने 2018-19 के निवेश और टैक्स सेविंग के लिए काउंटडाउन टाइम को बेहतर तरीके से आप कैसे समझें और कहाँ निवेश करें, उसके बहुत सारे तरीके हमारे एक्सपर्ट से समझें। और अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर जानिए, और जो फेसबुक पे लोगों ने सवाल किए उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आप दोनों आए हमारे इस फेसबुक लाइव में और लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। Thank you. Thank you.